अमेरिका के ट्विन टावर पर हुई 9/11 की घटना के बाद जब दुनिया में हड़कंप मचा था, उस वक्त ओसामा अफगानिस्तान के जलालाबाद में एक गेस्ट हाउस में रह रहा था। इस दौरान वो अपने कमांडरों को लगातार इंटरव्यू दे रहा था और इसके साथ ही वो यूएसए पर एक और बड़े हमले की प्लानिंग भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यूएस आर्मी उसकी तलाश में अफगानिस्तान में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने वाली है, तो वो अपने साथियों के साथ अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों में शिफ्ट हो गया। वो जानता था कि तोरा बोरा में उसे यूएस कमांडो कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तोरा बोरा की पहाड़ियां कोई मामूली पहाड़ी नहीं बल्कि एक भूल भुलैया थी। एक्चुअली वहां हजारों गुफाओं और सुरंगों का एक नेचुरल जाल था, जिसे सोवियत यूनियन के खिलाफ वॉर के दौरान तालिबान के मुजाहिदीनों ने मजबूत किया था। उस भूल भुलैया में हर लड़ाके के पास छिपने के 100 रास्ते होते थे। यही नहीं, अफगानिस्तान की जियोग्राफी और ट्रेडिशन दोनों ही बाहरी लोगों के लिए काफी चुनौती पेश करते थे। ट्रेडिशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच सदियों पुराना पश्तूनवली नाम का एक कोड चलता है। इसका एक खास नियम है मेलमास्तिया, यानी कि मेहमान नवाजी। अब ओसामा अफगानिस्तान के रिबेल ग्रुप तालिबान का मेहमान था, इसलिए उसकी यूएस कमांडो से रक्षा करना इन कबीले के लोगों के लिए इज्जत का सवाल था। दूसरा जो खास नियम यहाँ चलता था वो है नानावतई, यानी किसी भी कीमत पर शरणार्थी को पनाह देना। इसलिए इन कबीलों के लिए ओसामा को यूएसए को सौंपना अपनी आत्मा को बेचने जैसा था। इसी वजह से अमेरिका ने तोरा बोरा के कुछ स्थानीय सरदारों को पैसे देकर उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन इन कबीलों के सरदारों के लिए अपने लोगों के प्रति वफादारी पैसों से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। फिर भी सीआईए और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस कुछ अफगान लड़ाकों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती हैं। इधर जब 30 नवंबर 2001 को यूएस ने तोरा बोरा में बड़े लेवल पर हमला किया, तब ओसामा अपनी मजबूत किलेबंदी में चला गया। अमेरिकी बॉम्बर्स करीब 56 घंटे तक लगातार आसमान से डेजी कटर बम गिरा रहे थे। सीआईए और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने कुछ लोकल अफगान लड़ाकों के साथ मिलकर तोरा बोरा से बाहर निकलने के हर रास्ते पर अपना डेरा डाल लिया था। यूएसए के मिलिट्री ऑपरेशन से ऐसा लग रहा था कि उस दिन ओसामा या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, लेकिन दिक्कत यह थी कि वहां यूएस आर्मी के कमांडो की संख्या काफी कम थी और हार्श जियोग्राफी के चलते वे वहां सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो लोकल लड़ाके जिन्हें अमेरिका ने ओसामा को पकड़ने के लिए पैसे दिए थे, उन्हीं ने सीआईए को धोखा दिया और ओसामा की तोरा बोरा से भागने में मदद की। लगातार 18 दिन तक यूएस कमांडो तोरा बोरा में ही ओसामा को ढूंढते रहे और इधर ओसामा अपने कुछ खास लड़ाकों के साथ कड़ाके की ठंड में भूखे प्यासे तोरा बोरा से बहुत दूर पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बढ़ता रहा। वो पैदल बर्फीले पहाड़ों से गुजरता हुआ पाकिस्तान की उस पोरस बॉर्डर को पार कर गया और फिर वो गायब हो गया। दुनिया के रडार से, सैटेलाइट की नजरों से, हर जगह से। पाकिस्तान की पोरस बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जनवरी 2002 में ओसामा वहां के एक ट्राइबल इलाके में छिप गया। इस एरिया को फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया बोला जाता था और जो पाकिस्तान के वजीरिस्तान इलाके के साउथ में था, और यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नहीं बल्कि लोकल पश्तून कबीलों का राज चलता था। यहाँ भी ओसामा को पश्तून वली के मेहमान नवाजी के कोड ने बचाए रखा। वजीरिस्तान के उस इलाके में ओसामा एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं रहता था। कबीलाई लड़ाके उसे एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करते रहते थे ताकि अमेरिकी ड्रोन्स और जासूसों को उसकी भनक न लगे। इस दौरान ओसामा का बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं था। वो पूरी तरह अपने भरोसेमंद लड़ाकों और कमांडरों पर डिपेंड था। वजीरिस्तान के ट्राइबल एरिया से निकलने के बाद ओसामा साल 2003 में पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कही जाने वाली स्वात घाटी में छिप गया। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी यहाँ हो सकता है। यहीं पर उसकी सबसे छोटी पत्नी अमल अल सदह, जो कि यमन से बिलोंग करती थी, वो अपने बच्चों के साथ आकर ओसामा से मिली। इसके 1 साल बाद ही ओसामा अपनी फैमिली के साथ हरिपुर के एक साधारण से घर में शिफ्ट हो गया। हरिपुर एक शांत इलाका था और वो इस्लामाबाद से ज्यादा दूर भी नहीं था। ओसामा करीब 2 साल तक इस घर में रहा। धीरे धीरे ओसामा इस भागदौड़ से थक रहा था, क्योंकि अब उसका परिवार भी उसके साथ था। वो जान गया था कि अब उसे एक परमानेंट ठिकाने की जरूरत है जहां वो शांति से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सके। ओसामा जानता था कि हरिपुर जैसे इलाके में अमेरिकी ड्रोन्स उसे कभी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ओसामा ने पहाड़ों से निकलकर शहर की भीड़ में गुम हो जाने का एक बड़ा फैसला लिया और ओसामा ने अपने लिए एक सेफ और सिक्योर्ड घर का इंतजाम करने का काम अब्बू अहमद अल कुवैती को सौंप दिया। अल कुवैती ओसामा का खास कुरियर था। अब ये जो अब्बू अहमद अल कुवैती है, वो इस कहानी का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। वो एक पाकिस्तानी पश्तून था जो कुवैत में पला बढ़ा था और वो 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद का बेहद करीबी था। खालिद शेख ने ही उसे ओसामा बिन लादेन से 9/11 से पहले अफगानिस्तान में मिलवाया था। अल कुवैती इंटेलिजेंट और ऑपरेशनल सिक्योरिटी का मास्टर था। वो जानता था कि बिना कोई डिजिटल फुटप्रिंट छोड़े कैसे काम करना है। जैसे ही ओसामा ने अल कुवैती को अपने लिए एक परमानेंट और सिक्योर घर का इंतजाम करने को कहा, अब्बू अहमद अल कुवैती और उसका छोटा भाई अबरार कुवैती दोनों ही एक सेफ जगह की तलाश में लग गए। साल 2004 में अल कुवैती ने मोहम्मद अरशद के फर्जी नाम से प्लॉट खरीदा और यह प्लॉट एबटाबाद में पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1.3 किलोमीटर की दूरी पर था। जब वहां घर बनाने की बारी आई तो अल कुवैती भाइयों ने किसी आर्किटेक्ट या ठेकेदार पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने खुद उस घर का डिजाइन तैयार किया और अपनी देखरेख में उस घर को बनवाया।
उस घर को ऐसा डिजाइन किया गया था कि किसी भी सूरत में ओसामा बाहरी लोगों को नजर ना आ सके। ये पूरा कंपाउंड काफी बड़े एरिया में फैला था, जिसके आजू बाजू की बाउंड्री वॉल 12 फीट तक ऊंची थी। और सबसे ऊपर की मंजिल की बालकनी को 7 फीट ऊंची दीवार से घेर दिया गया था, ताकि अगर ओसामा कभी ताजी हवा लेने बाहर आए तो वो किसी बाहरी इंसान या ड्रोन की नजर में ना आ सके। इस कंपाउंड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 1 महीने बाद ही साल 2005 की एक रात ओसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ बिना किसी की नजर में आए चुपचाप इसमें शिफ्ट हो गया। एबटाबाद के इस कंपाउंड में शिफ्ट होने के बाद ओसामा की दुनिया सिमट कर रह गई थी। वो अपनी सबसे छोटी और पसंदीदा बीवी अमल अल सदह के साथ 2nd फ्लोर पर रहता था और उसकी 2 बड़ी बीवियां बाकी के बच्चों के साथ 1st फ्लोर पर रहती थीं, जहां अक्सर खींचतान का माहौल रहता था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर अल कुवैती अपने भाई अबरार और उसकी पत्नी बुशरा के साथ रहता था। इस घर में इंटरनेट नहीं था, लेकिन ओसामा के कंप्यूटर में एक अजीब दुनिया आबाद थी। उसमें अमेरिकी खुफिया दस्तावेज और आतंकी ट्रेनिंग मैनुअल के साथ साथ बच्चों के लिए जापानी एनिमेशंस जैसे नारुतो और ड्रैगन बॉल जी जैसी फिल्में भी थीं। पड़ोसियों के लिए ओसामा का घर एक पहेली था। वो इसे वजीरिस्तान हवेली कहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें रहने वाले लोग वजीरिस्तान के अमीर और गुस्सैल पश्तून हैं। जब किसी बच्चे की गेंद उस कंपाउंड में चली जाती थी तो अल कुवैती उस बॉल को कभी वापस नहीं करता था। उल्टा वो उन बच्चों को 100 रुपये दे देता था ताकि वो नई बॉल खरीद सके। उन बच्चों को अल कुवैती की ये बात काफी अजीब लगती थी। ओसामा के घर के लोग कभी किसी की शादी या दूसरे किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। वो किसी से बात भी नहीं करते थे। जब एक दिन आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने अल कुवैती से इसकी वजह पूछी तो अल कुवैती ने उनसे कहा कि उसके परिवार का दूसरी ट्राइबल से झगड़ा है, इसलिए वो लोग छिप कर रहते हैं। लादेन के पड़ोसी बस इतना जानते थे कि अंदर एक बहुत अमीर आदमी रहता है जिसे अपनी प्राइवेसी से बेइंतहा प्यार है। एक तरफ ओसामा इस आलीशान कैद में जी रहा था तो दूसरी तरफ CIA के एजेंट्स उसकी तलाश में जी जान से लगे हुए थे। सालों की मेहनत के बाद साल 2010 में CIA को एक ब्रेक थ्रू मिला, जब उन्होंने लादेन के खास आदमी अबू अहमद अल कुवैती का फोन कॉल ट्रैक कर लिया। उस एक फोन कॉल ने CIA को वजीरिस्तान हवेली के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जब CIA को शक हुआ कि ओसामा एबटाबाद के इसी कंपाउंड में है, तो CIA ने एबटाबाद में एक फेक पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया ताकि वो लादेन की आइडेंटिटी कंफर्म कर सके। लादेन की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद 2 मई 2011 की रात CIA ने ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर लॉन्च किया। उस रात जब अमेरिकी कमांडो लादेन के खुफिया कंपाउंड में उतरे तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन को हमेशा के लिए नींद में सुला दिया और 10 साल से चल रही लुका छिपी का दी एंड कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि जब ओसामा का कंपाउंड पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1.3 किलोमीटर की दूरी पर था, तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को इसकी भनक तक नहीं थी कि ओसामा उनके इतने करीब रह रहा है। कुछ पाकिस्तानी लोगों का यह मानना था कि 9/11 के बाद ISI के अंदर एक बहुत ही छोटा और सीक्रेट डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसका काम सिर्फ ओसामा को एक एसेट के तौर पर संभालना था। और इस डिपार्टमेंट की जानकारी ISI के बाकी के ऑफिसर्स और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी नहीं थी। 9/11 के बाद ओसामा की सेफ्टी सिर्फ कुवैती भाइयों पर नहीं, बल्कि ISI के उस सीक्रेट सिस्टम पर भी डिपेंडेंट थी, जिसने ओसामा को शहरों की भीड़ में भी महफूज रखा था। लेकिन वही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात करे तो वो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे। उनका कहना था ओसामा का एबटाबाद में उनकी मिलिट्री एकेडमी के पास मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था और ये उनकी सिर्फ एक बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी। अब ये स्टोरी डिटेल में जानने के लिए कि CIA अल कुवैती के सहारे लादेन तक कैसे पहुंची और कैसे उन्होंने लादेन को मारने का सीक्रेट प्लान बनाया और 2 मई की रात एबटाबाद में एग्जैक्टली क्या हुआ था, इन सब के ऊपर एक अलग डिटेल 3D एनिमेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, जिसे इस एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली 3D एनिमेटेड वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।